Hello friends. So welcome back to our second lecture on diesel engine power plants, and this is all about applications, advantages and disadvantages of obviously diesel engine power plants. तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये इकोनॉमिकल तभी रहता है जब 2 मेगावाट से कुछ 50 मेगावाट की रेंज में हम इसका यूटिलाइजेशन करें, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वेरी हाई कॉस्ट ऑफ डीजल। और ऑब्वियसली ये पूरा सेट ऑन व्हील्स होता है जिसे आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हो बाय मींस ऑफ ट्रैक्टर और ट्रेलर। यू कैन इजीली मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लोकेशन फॉर वेरियस किलोमीटर्स। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो पावर प्लांट इंडस्ट्री में ही इसे एक इंपॉर्टेंट प्लेस दिलाते हैं, जो और शायद ही कोई दूसरा पावर प्लांट इसे रिप्लेस कर सके जिसके लिए। सो लेट्स मूव ऑन विद दैम। सो जैसे कि मैं बोलता हूँ, इसके कुछ बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन है जो इसे पावर प्लांट इंडस्ट्री में एक स्पेशल प्लेस दिलाती है, वो है ये सारे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे कॉमन वर्ड जो आपने कई बार सुन लिया होगा, जो है पीक लोड प्लांट। हम सबको पता है पीक लोड क्या है, द मैक्सिमम डिमांड दैट एनी पावर स्टेशन कैन गेट फॉर द पावर सप्लाई। सो नॉर्मली हमारे हर एक पावर प्लांट को जो मेन ऑलवेज रनिंग कंडीशन में जो होते हैं हमारे टर्बाइंस एंड पावर प्लांट, वो एवरेज लोड के बेसिस पर होते हैं। यानी वहां की जो एवरेज डिमांड है उस बेसिस पर उनकी कैपेसिटी सेट होती है। और बाकी जब उस एवरेज लोड से ज्यादा लोड आ रहा हो तब तब कौन पावर जनरेट करेगा, तो तब उस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा पावर रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए हम नॉर्मली एवरेज लोड बेसिस पर एक जनरल पावर प्लांट रखते हैं जो 24/7 वर्किंग कंडीशन होता है अनलेस उसका मेंटेनेंस चल रहा हो। एंड नेक्स्ट, बाकी की जो एवरेज लोड से ज्यादा की डिमांड है वो सारी हम पीक लोड पावर प्लांट से फुलफिल करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हम इसका स्टार्टिंग स्टॉपिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। ये इसका एडवांटेजेस में आता है कि डीजल इंजन को अगर हम स्टार्ट करें तो एक कुछ एकर्स में फैले पावर प्लांट से मुकाबले एक छोटे से रूम जितने बड़े पावर प्लांट को स्टार्ट स्टॉप करना ऑब्वियसली बहुत इजी होने वाला है, राइट। सो दैट्स द फर्स्ट यूज। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक मोबाइल पावर प्लांट के तौर पे यानी आपको कहीं जाना है आउट ऑफ कुछ 30 किलोमीटर्स और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे फॉर सेटिंग अप अ न्यू पावर प्लांट, जहां पे एनर्जी का कोई सोर्स नहीं, कुछ नहीं, आपको बस वहां पे जाना है, उस पावर प्लांट को सेट करना है। बट यू नीड मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स टू सेट अप दैट पावर प्लांट। तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए या फिर कोई अलग जगह आप कॉन्स्टेंटली मोशन में हो और आपको पावर देनी है। बेस्ट एग्जांपल इज लोकोमोटिव इंजन्स। अगर आपको पता हो तो कई सालों पहले डीजल इंजन्स फॉर द रेलवे पर्पस वर देयर। रेलवे के लिए हम डीजल इंजन यूज करते, तब भी मोबाइल पावर प्लांट के तौर पे डीजल इंजन वाज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज स्टैंड बाय प्लांट। अब स्टैंड बाय मतलब क्या है, आपके फोन में आता है राइट, ड्यूअल 4G स्टैंड बाय, ड्यूअल 5G स्टैंड बाय। इसका मतलब क्या है, यानी कि भले ही वो सर्विस आपके यूज में नहीं है बट इट कैन स्टार्ट एंड स्टॉप इमीडिएटली व्हेन यू रिक्वायर इट। क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास फोन है तो आप ऐसा तो नहीं हमेशा 4G पे बात करते रहो या हमेशा नेट चालू रखो। शायद कोई रखते भी होंगे 24/7 नेट ऑन, बट इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट वेदर यू आर यूजिंग दैट ऑलवेज। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप फोन में 24/7 आपके फोन का 4G इंटरनेट ऑन करोगे तो आपके फोन की बैटरी डाउन जाने वाली है। बट दे हैव a very smart system called 4G standby, यानी 4G सर्विस है बट इट विल ओनली एक्टिवेट व्हेन यू रिक्वायर इट। सो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एज ए स्टैंड बाय प्लांट, मान लो पावर प्लांट जो मेन एवरेज लोड वाला प्लांट है उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई और यू नीड अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी सप्लाई, तो फॉर इंस्टेंट स्टार्ट एंड पावर सप्लाई वी यूज डीजल पावर प्लांट इन सच केसेस एज अ स्टैंड बाय प्लांट। यानी उसको तुरंत आप पावर सप्लाई ले सकते हैं। ऑब्वियसली 5-10 मिनट इसमें भी लगते हैं बट इट इज स्टिल मच फास्टर देन अ थर्मल प्लांट जिसे कुछ 1-2 दिन भी लग जाते हैं स्टार्ट होने में। नाउ नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर प्लांट। क्या होता है इमरजेंसी? लेट्स से आप एक कॉलोनी में रहते हो, कॉलोनी में सडनली पावर कट, लिफ्ट स्टॉप। अब क्या करोगे? जब तक पावर नहीं आएगी लोग लिफ्ट में अटके रहेंगे? नो। आपने कई बार देखा हो किर्लोस्कर, ग्रीन चिली, इनके छोटे छोटे जनरेटर सेट रखे होते हैं, छोटे नहीं यानी ऑलमोस्ट इंसान जितने बड़े होते हैं, बट दे आर देयर।
तो वो भी एक तरह के मिनी डीजल पावर प्लांट्स की तरह काम करते हैं, डीजल जनरेटर सेट्स की तरह काम करते हैं, जो ऐसे इमरजेंसी सिनेरियो में हमें पावर सप्लाई देते हैं। और ऑब्वियसली कई बार ऐसा हुआ है कि आपके जो टरबाइन है या वो सिस्टम है जो पावर जनरेट कर रहा है, उसका कोई एक इक्विपमेंट, मेन जो क्रिटिकल इक्विपमेंट है, वो सडनली ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन यानी उसको कुछ भी रीजन से इट सडनली स्टॉप्स वर्किंग फॉर बिकॉज ऑफ फेलियर और एनी अदर रीजन। So in that case, that emergency, this is our help. अब ये थे प्लांट। यहाँ पे आपको वर्ड्स को ध्यान से देखना है। अगर आप इंग्लिश में पेपर लिख रहे हो तो यहाँ पे मेजर डिफरेंस क्रिएट होगा कि यहाँ पे हमने प्लांट की बात की, क्योंकि हम यहाँ पे एक सिंगल डीजी सेट, जो बड़ा सा डीजल इंजन का मैंने बोला मल्टी सिलेंडर इंजन होता है, उसका सेट एक होता है रूम जितना बड़ा, उस सिंगल एंटिटी को यूज कर रहे हैं यहाँ पर। बट हियर ये जो लास्ट के तीन यहाँ पे मैंने स्टेशन लिखा है, Why? Because यहाँ पर हमें वैसे मल्टीपल सेट्स को यूज करना है। फर्स्ट इज नर्सरी स्टेशन। तो नर्सरी हमने क्लासिफिकेशन के अंदर देखा था कि नर्सरी पावर स्टेशन होता है, राइट? क्या होता है कि एक सेंट्रल मेन ग्रिड के कनेक्शन से दूर कोई सिटी है या विलेज है जो वहां से पावर सप्लाई नहीं ले पा रहा है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस और अदर रीजंस, तो वहां पर जो पावर सप्लाई है छोटी सी होगी, ऑब्वियसली विलेज है तो वहां की रिक्वायरमेंट यहाँ से सिटी से बहुत कम होने वाली है। तो वहां पर पावर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए काम चलाओ या काम चल जाए बस, वैसा अगर कुछ सेटअप करना है तो हम डीजल पावर प्लांट को 2-3 सेट वहां पर रख के सेट कर सकते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो वहां की पावर नीड्स फुलफिल करेगा। दैट इज नर्सरी स्टेशन। स्टेशन बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ पावर प्लांट हम यूज करने वाले हैं, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग स्टेशन। अब स्टार्टिंग, ये वर्ड हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि डीजल इंजन को खुद एक स्टार्टिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो इसे स्टार्ट कर सके। तो डीजल इंजन का जो पावर प्लांट है वो खुद एक रूम जितना बड़ा है। तो यू कैन इमेजिन कि कुछ एकर्स में फैला हुआ पावर प्लांट जो होगा उसको भी तो स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि स्टीम पावर प्लांट ले लो, उसमें पंप चलाना पड़ेगा। उसमें एक स्टीम पावर प्लांट को चलाने के कुछ 15 से 20 पंप लग जाते हैं एक टरबाइन का कनेक्शन सर्किट पूरे करने के लिए। कूलिंग पॉइंट, कंडेंसर, बॉयलर पंप, फीड पंप, इतने सारे पंप और ब्लोअर्स होते हैं कि उन सब को चलाने के लिए हमें इनिशियल इलेक्ट्रिकल सप्लाई देनी पड़ती है बाहर से, विदाउट टरबाइन पावर। सो फॉर दैट केस वो जो एनर्जी है पूरे सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए वो भी डीजल इंजन पावर प्लांट सप्लाई करेगा। एंड द नेक्स्ट इज सेंट्रल स्टेशन। अब कई बार ऐसे भी होता है कि छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है जिनको कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई चाहिए, बट इट इज वेरी कॉस्टली फॉर देम। मान लीजिए आप ऐसे देश में हैं जहां पर डीजल की भरपूर मात्रा है, पानी भी आपके पास बहुत है आपके लोकल एरिया में जहां पर आपने इंडस्ट्री सेट की है, बट इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी कॉस्टली बिकॉज इट हैज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल डिस्टेंस जो होगा वो कभी भी सिटी से थोड़ा दूर ही होगा, तो ट्रांसमिशन के कॉस्ट ज्यादा आते हैं। तो इन दैट केस कई सारे कंपनी एज अ सेंट्रल स्टेशन खुद का डीजल पावर प्लांट सेट करते हैं, खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले। अगर आप किसी भी टेक्सटाइल डाइंग इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां पर आपको जनरली एक डीजल पोर्टेबल पावर प्लांट मिल ही जाएगा, दिख ही जाएगा अगर आप ढूंढोगे तो। सो फॉर दैट केस अबाउट 10 to 20 मेगावाट कैपेसिटी एक सेंट्रल स्टेशन की तरह हम डीजल पावर प्लांट को यूज करते हैं ना। These were the main applications and obviously इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा हॉस्पिटल्स में, हाउसिंग सोसाइटीज में, कई सारी जगह है। लोकोमोटिव्स में भी होता था बट अब नहीं, अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स चलते हैं। कई सारे एप्लीकेशंस है जहां डीजल पावर प्लांट्स यूज होते हैं या थे, बट दीज आर द मेन इन द पावर प्लांट सेक्टर ओनली। विद दिस लेट्स मूव ऑन टू एडवांटेजेस। सो फर्स्ट इज कि बेस्ट एडवांटेज क्या है डीजल इंजन पावर प्लांट का, कि अगर मैक्सिमम हम बात करें तो अप टू 150 मेगावाट और इन द रेंज ऑफ 50 to 100% लोड। यहां पर मैं बात कर रहा हूं 50 से 100%, जो किसी भी इंजन की नॉर्मल से लेकर फुल लोड तक की कैपेसिटी है उस रेंज में ये हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है एज कंपेयर टू एनी अदर प्राइम मूवर। दैट इंक्लूड्स स्टीम टरबाइन, स्टीम इंजन, गैस टरबाइन एक्सेट्रा। इन सबसे ज्यादा एफिशिएंसी अगर मैं बात करूं तो डीजल इंजन की पावर प्लांट की आती है इन द रेंज ऑफ 50 से 100% लोड एंड अप टू 150 मेगावाट ओनली, क्योंकि इस रेंज पर उनकी कैपेसिटी बहुत कम गिनी जाती है और इस कम कैपेसिटी पे अगर आप सेटअप करोगे तो ऑब्वियसली उसके बहुत एनर्जी लॉस होने वाले हैं। सो फॉर हाई कैपेसिटीज वी गो फॉर अदर पावर प्लांट्स एंड फॉर अप टू 150 मेगावाट कैपेसिटी दिस इज आवर बेस्ट ऑप्शन।
और ऑब्वियसली यहाँ पे 50 इसलिए लिखा है कि 50 से नीचे वो इडलिंग कंडीशन या लो स्पीड कंडीशन में जाएगा, जहां पे ऑब्वियसली रिच फ्यूल हमें देना पड़ेगा। रिच फ्यूल यानी एयर फ्यूल रेशियो जो होगा उसमें फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा देनी पड़ेगी और आपका पावर प्लांट इकोनॉमिकली ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ये रेंज है और ये मेगावाट कैपेसिटी जहां तक ये एफिशिएंटली मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करेगा कंपेयर टू अदर प्राइम मूवर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट्स आर दिस कि अगर मैं बात करूं 7 किलोवाट तक के पावर जनरेशन की, तब दिस पावर प्लांट हैज द लीस्ट प्राइमरी एक्सपेंडिचर। प्राइमरी एक्सपेंडिचर यानी किसी भी पावर प्लांट को सेटअप करने का कॉस्ट, जो कैपिटल कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम जो कहते हैं, वो 7 किलोवाट तक है। समझ सकते हो ना, यहाँ पे हमने मेगावाट में बात की है, बट दिस इज इन किलोवाट। तो इतने छोटे स्केल पे अगर मुझे पावर प्लांट सेटअप करना है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल टू सेटअप अ स्टीम पावर प्लांट, क्योंकि उसका सेटअप ही इतना जगह ले लेगा कि इतने कहां से पॉसिबल होगा, राइट? तो फॉर दैट पर्पस अप टू 7 किलोवाट this power plant has the minimum, or we can say the lowest investment compared to every other power plant. Next is कि इसके स्टैंड बाय लॉसेस जो है सबसे कम है। स्टैंड बाय लॉसेस यानी किसी भी पावर प्लांट को आपने चालू रख रखा है बट इट इज नॉट सर्विंग एनी एनर्जी पर्पस। जस्ट इमेजिन आपने गाड़ी का इंजन ट्रैफिक सिग्नल पे ऐसे ही चालू करके छोड़ा है। ऑफ कोर्स इट विल टेक फ्यूल, बट एट दैट टाइम इट विल टेक मिनिमम। अब सोचो, आप फुल स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो या नॉर्मल स्पीड पे चला रहे हो और एक आप गाड़ी को नॉर्मल खड़े रख के ऐसे चालू करके छोड़ दिया, किसमें आपको लग रहा है लॉस ज्यादा हो रहा है? जिसमें आपने इंजन चालू रखा है, फ्यूल यूज हो रहा है बट कोई मोशन नहीं है, यानी आपने गाड़ी खड़ी रखी है तब। बट ऑब्वियसली दिस लॉस, दिस स्टैंड बाय लॉस यानी आपने इंजन को ऐसे ही रन किया है जो कोई पर्पस से सर्व नहीं कर रहा, इज मिनिमम फॉर दिस। क्योंकि स्टीम की बात करूं तब कोल कितना बर्न होता जाएगा आपको पता भी नहीं, कितने टन्स, कुछ 5 मिनट में कितने टन यूज अप हो जाते हैं कोल। इतना लॉस यहां पर हमें नहीं देखना मिलता। नेक्स्ट है मल्टी फ्यूल एबिलिटी। अब ये स्पेशल डीजल के लिए ही है, क्योंकि एक डीजल इंजन को सिर्फ डीजल से ही चलाना वो जरूरी नहीं है, बिकॉज दिस इंजन डज नॉट वर्क ऑन डीजल ओनली, इट इज बेसिकली ए थर्मोडायनेमिक साइकिल वर्किंग एट कांस्टेंट प्रेशर। और ऐसे कई सारे फ्यूल्स अब अवेलेबल हो गए मार्केट में जो डीजल को इजीली रिप्लेस कर सकते हैं, लाइक बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल्स, मेथन ऑयल, लिक्विफाइड फ्यूल्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ऐसे सारे कॉम्बिनेशन हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं जो स्टीम पावर प्लांट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको अगर कोल बेस्ड है तो कोल ही चाहिए होगा, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो न्यूक्लियर एनर्जी ही चाहिए होगी। बट ये इंजन जो है यहाँ पे आप हर टाइप का फ्यूल यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट मीट्स द बेसिक क्राइटेरिया। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट्स। सो ये है अगले पॉइंट के, बहुत ही क्विकली, मैंने पहले भी बताया, बहुत ही फास्ट, अप्रोक्सीमेटली 1 से 2 मिनट में आप इसको स्टार्ट करके 100% रेंज पे ले जा सकते हो। और ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो आपने गाड़ियों में भी सुना होगा कि पिकअप बहुत जल्दी है इसका, राइट? कुछ 1-2 मिनट में पिकअप कर लेती फुल स्पीड, सो सिमिलर टू दैट। नेक्स्ट कि बहुत ही फास्ट सेटअप और मैन्युफैक्चरिंग होती है डीजल पावर प्लांट्स की, क्योंकि एक रूम जितना सेटअप करना है और कुछ एकर्स में फैला जितना बड़ा सेटअप करना है, यू कैन इमेजिन कि ज्यादा टाइम कौन लेने वाला है। और क्योंकि एक इंजन बहुत ही कॉमन कास्टिंग से बनने वाला कंपोनेंट है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है वो बहुत फास्ट और चीपर होती है एज कंपेयर टू अदर इक्विपमेंट, क्योंकि टरबाइन ब्लेड्स स्पेसिफिकली सीएनसी मशीन से बनते हैं। बट फॉर डीजल इंजन यू कैन मेक डू विथ कास्टिंग ऑफ low quality, not exactly, not very low quality, some average standards, और वो ऑब्वियसली चीप होते हैं कंपेयर टू टरबाइन। टरबाइन के ब्लेड्स का डिजाइन इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसका कॉस्ट सबसे ज्यादा आता है, राइट? नेक्स्ट कि अगर आप किसी नॉर्मल पावर प्लांट को देखें तो इतने बड़े कुछ एकर्स में फैले हुए सेटअप को चलाने के लिए कितने सारे लोग चाहिए और कितनी स्पेसिफिक स्किल चाहिए, क्योंकि एक बॉयलर बहुत ही इजीली फट सकता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका फ्लो, हर चीज को कंट्रोल करना पड़ता है। उसके लिए कई सारे एम्प्लॉयज चाहिए, वो भी स्किल्ड के साथ। बट डीजल इंजन में 1-2 जन जिनके पास स्किल नहीं है वो भी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। इट्स सिमिलर टू दैट, कोई अनपढ़ गवार भी एक ऑब्वियसली 2 व्हीलर चला सकता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस हाँ, यानी ऑब्वियसली गाड़ी चलाने जितना आसान नहीं है, बट लिटिल, नॉट लिटिल, वेरी मच इजियर एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। तो यहाँ पर हमें स्किल्ड लेबर्स का खर्चा, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज का खर्चा बिल्कुल नहीं होता, वहां पे कॉस्ट सेविंग होती है, और अनस्किल्ड लेबर्स भी हो तो उनसे ऑपरेट इजीली हो सकता है।
Now with this, let's move on to our next points. So ये है अगले पॉइंट्स के एक डीजल इंजन पावर प्लांट के हर एक पार्ट को आप इजीली रिप्लेस करते हो एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट, क्योंकि उसके पार्ट स्पेसिफिक फॉर दैट पावर प्लांट ओनली होते हैं. लाइक टरबाइन की ब्लेड टूट गई तो टरबाइन बहुत बड़ा होता है, उसको रिप्लेस करोगे तो भी उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आने वाला है. और ऑब्वियसली क्योंकि वो स्पेसिफिकली मेड है तो तुरंत रेडी नहीं होगा, आपको कुछ 1 महीना 2 महीने का टाइम लगता है उसे रिप्लेस करने में. बट हियर स्टैंडर्ड पार्ट्स है जो इजीली अवेलेबल है और इन्हें रिप्लेस भी हम इजीली कर सकते हैं कुछ 2 घंटों के अंदर. 2 घंटों में आप कंप्लीटली किसी भी ब्रोकन पार्ट को इजीली रिप्लेस कर सकते हो. नेक्स्ट के इसको हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं और इसकी एडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है लोड रिक्वायरमेंट से. यानी लेट्स से के कुछ अनएक्सपेक्टेड टोपोग्राफी वाला लैंड है जहां की जमीन कुछ अनइवन है, उसका एल्टीट्यूड बहुत ज्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल पावर प्लांट आप सेट कर सको इतनी जगह नहीं है, लैंड सूटेबल नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. बट डीजल इंजन को आप इजीली वहां के हिसाब से, उस लैंड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हो और सेट कर सकते हो. एंड लोड के हिसाब से हम इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज गवर्निंग सिस्टम इसका मोस्टली ऑटोमेटिक होता है. वो भी हम देखने वाले कैसे होता है, बट इट इज मच बेटर एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स. नेक्स्ट के ऑब्वियसली अगर एक बड़े से बॉयलर की बात करो, एक बड़े टरबाइन की बात करो और उतने सारी क्वांटिटी में जो स्टीम आ रही है उसे कूल डाउन करने की बात करो तो उसको कूलिंग वाटर बहुत ज्यादा चाहिए और वहां पे लॉसेस भी बहुत होते हैं. कुछ हर एक दिन में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कुछ कितने सारे टन्स ऑफ वाटर एक दिन में इवापोरेटिव लॉस की वजह से कूलिंग टावर में लॉस हो जाते हैं. बट यहाँ पर हमें इतना कूलिंग वाटर चाहिए नहीं और कूलिंग टावर भी नहीं चाहिए, बस एक नॉर्मल कूलिंग वाटर की सर्किट कंटिन्यूसली डीजल इंजन को कूल करने के लिए यूज होती है और बहुत कम क्वांटिटी है एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट जहां पे हमें हर रोज टन्स ऑफ वाटर लॉस करता है. तो दैट्स मच बेटर. नेक्स्ट की यहाँ पर हम किसी कोल को बर्न नहीं कर रहे, कोई सॉलिड फ्यूल यूज नहीं कर रहे, तो एश हैंडलिंग का उसके सिस्टम का ऐसे कुछ मगजमारी नहीं है. सबसे बेस्ट बात, क्योंकि एश हैंडलिंग सिस्टम स्पेशली कोल पावर प्लांट्स में एक स्पेशल सिस्टम है जो एश को हैंडल करती है, फ्लाई एश कलेक्ट करती है. बॉटम एश इज वेरी टेंडर, वेरी कम्बर्सम, बहुत दिमाग खराब होता है एश हैंडलिंग सिस्टम में. आपको भी पढ़ना तो पड़ेगा बट ग्लैडली इट इज नॉट इन डीजल, इट इज इन स्टीम पावर प्लांट. जो सबसे बड़ा टॉपिक इसी वजह से क्योंकि उसका फ्यूल को कंट्रोल से करने का सिस्टम और एश हैंडलिंग सिस्टम, ये सेपरेट चैप्टर्स आते हैं डिग्री में कि फ्यूल हैंडलिंग कैसे होती है और एश हैंडलिंग कैसे होती है, दोनों के सेपरेट चैप्टर आते हैं. जस्ट यू कैन इमेजिन कितने बड़े हैं ये टॉपिक्स और यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है. अच्छी बात है ना. नेक्स्ट के ऑब्वियसली बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज है और इजीली मूवेबल है जिसकी वजह से हम इसे इजीली कहीं पर भी एज पर रिक्वायरमेंट जनरेटिंग सेट्स की तरह यूज करते हैं. आपने कई बार देखा होगा डीजे वाले जो होते हैं वो भी ट्रक के पीछे एक रेड कलर का बॉक्स, ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, इसमें डीजल देते रहते हैं और वो स्पीकर को पावर देता है. सो दैट इज द मिनी डीजी सेट, डीजल जनरेटर सेट. तो इस वजह से कुछ 10 किलोवाट तक भी रिक्वायरमेंट हो, 1 किलोवाट भी रिक्वायरमेंट हो, सो इट इज द ओनली पावर प्लांट जिसको हमने मॉडिफाई कर करके इतने छोटे कॉम्पैक्ट साइज में लाया कि वो जनरेटर होम कमर्शियल यूज पे आ गया है. और लास्ट, स्पेस रिक्वायरमेंट सबसे कम क्योंकि ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट है, राइट. तो पावर डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसको सेम पावर के लिए सबसे कम फ्लोर चाहिए और ऑब्वियसली अगर स्पेस कम चाहिए तो उसके सेटअप के लिए जो लैंड है उसका भी आपको कॉस्ट कम देना पड़ेगा. क्योंकि जस्ट इमेजिन आप कितने ही एकर्स लैंड खरीदते हो जस्ट फॉर अ सिंगल कोल पावर प्लांट और उतने एकड़ लैंड में आप कई सारे छोटे छोटे डीजल सेट कर देते हो, कौन सा बेटर होगा? वेल डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट, बट मेन यहाँ पर आपको लैंड का खर्चा वो सब कम लगेगा एज कंपेयर टू स्टीम पावर प्लांट. और ऑब्वियसली मैं ये जितने भी एप्लीकेशन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस करा रहा हूँ ये सब मैं मेन जो टेक्निकल वर्ड्स आपको लिखने हैं आपके आंसर में वो बता रहा हूँ. इनको आपको एटलीस्ट 2 लाइन्स जितना बड़ा करना है आपके खुद के आंसर्स के फॉर्म में. ये सिर्फ मैंने मेन वर्ड्स लिखे हैं जो आपके डेफिनेशन में आंसर्स में होने चाहिए. अगर इनमें से कोई वर्ड मिसिंग हुआ तो आपके मार्क्स कट होने के चांसेस है. आप एग्जैक्ट इन्हें लिख सकते हो बट 3 मार्क्स में हो, 4 मार्क्स में हो तब. अगर 7 मार्क्स है या 4 मार्क्स है तब आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इन्हें लेंथन करना पड़ सकता है. विद दैट सेड
These are the advantages, and let's move on to last topic of this lecture, that is the disadvantages of diesel power plant. Let's get on with it. So we are finally at the last topic of today's lecture, that is disadvantages of diesel power plant, which are very simple. आपको एक झटके में पता चल जाएंगे. फर्स्ट के हाई कैपेसिटी पे, यानी कि 150 मेगावाट या उससे हाई कैपेसिटी पे जब मैं जाता हूं, तब डीजल इंजन का जो सेटअप कॉस्ट है वो स्टीम पावर प्लांट से भी ज्यादा हो जाता है पर किलोवाट आवर के हिसाब से. देखो, यानी एक स्टीम पावर प्लांट को कुछ सेट करने के लिए कुछ करोड़ रुपए चाहिए फॉर अबाउट 11,000 मेगावाट, बट अगर उसी पे मैं बात करूं तो डीजल इंजन को उससे ज्यादा कुछ 1.5 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट लगता है एट हाई कैपेसिटी. हाँ, छोटी कैपेसिटी नहीं, हाई कैपेसिटी की बात हो रही है. नेक्स्ट, कि क्योंकि यहाँ पे डीजल इंजन एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, तो मूविंग मोशन यहाँ पे ज्यादा है और मूविंग पार्ट्स भी कई सारे हैं इसमें. जो इनटेक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का मोशन होता है वो एक स्लाइडिंग मोशन है. जहां पे भी स्लाइडिंग मोशन आएगा, फ्रिक्शन होगा और इसमें जो वेयर एंड टेयर होगा, तो यहाँ पे मेंटेनेंस और रिपेयर भी बहुत फ्रीक्वेंट लगता है. तो ये इसका सेकंड पॉइंट है. अब इसी के ऊपर से थर्ड पॉइंट है कि इस वेयर एंड टेयर, फ्रिक्शन की वजह से जो वेयर एंड टेयर हो जाता है, उसकी वजह से एज कंपेयर टू अदर प्लांट, इसकी इकोनॉमिक सर्विस लाइफ जो है वो 2 से 5 ईयर है, जो बहुत कम है. नॉर्मल अगर हम स्टीम पावर प्लांट की बात करें तो 10 से 20 इयर्स इजीली चलता है इकोनॉमिकली, यानी उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी को इजीली. ये आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 5 साल जो आपकी गाड़ियों का भी टाइम होता है कि 2 से 5 साल तक की वो एफिशिएंटली ड्राइव करते हैं. बाद में उसका पेट्रोल का जो रनिंग कॉस्ट है बहुत बढ़ जाता है. तो सिमिलर सिनेरियो इज हियर आल्सो. नेक्स्ट, कि डीजल इंजन पावर प्लांट जब आप ऑपरेट करते हो तो इसका नॉइज पोल्यूशन बहुत ज्यादा आता है. बहुत नॉइज आती है. आप गाड़ी चलाते हो नॉर्मल सिंगल सिलेंडर की, उसमें भी इतना नॉइज आता है. तो जस्ट इमेजिन कि विदाउट एनी साउंड प्रूफिंग एक क्लासरूम जितना बड़ा मल्टी सिलेंडर डीजल इंजन कितनी नॉइज करता होगा. तो दैट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि वहां पे जो लेबर्स काम करते हैं उनके ईयर ड्रम्स को डैमेज हो सकता है और आपको इंश्योरेंस के पैसे अपनी जेब से देने पड़ सकते हैं. तो जो भी वर्कर काम करते हैं उन्हें कॉन्स्टेंटली ईयरबड्स ऐसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं और नॉइज पोल्यूशन बहुत होता है. तो इसे मेन जहां पर वर्कर्स हैं, लोग हैं, वहां से थोड़ा दूर रखना पड़ता है. नेक्स्ट, कि इसे कॉन्स्टेंटली हम ओवरलोड कंडीशन पे नहीं ऑपरेट कर सकते हैं, यानी हमेशा इसे फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करना नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर मैं स्टीम पावर प्लांट की बात करूं तो उसे हम 25% तक ओवरलोड पे कॉन्स्टेंटली रन कर सकते हैं, which is not possible here, so it's a disadvantage. और एक बात याद रखिए, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात कर रहे हैं ये कंपेयर टू अदर पावर प्लांट से, लाइक स्टीम. जनरली तो स्टीम से ही इसका पंगा चल रहा है कब से. तो इस तरह से आप याद करोगे तो इजी होगा कि स्टीम से आप कंपेयर करते जाओ. जो अच्छा पॉइंट है वो इसका एडवांटेज बन जाएगा स्टीम के कंपेयर में, और जो बुरा पॉइंट है जो स्टीम में पॉसिबल पर इसमें नहीं, वो इसका डिसएडवांटेज बन जाएगा, जस्ट लाइक दिस पॉइंट. बिकॉज स्टीम टरबाइन में जब चलता है तो इतनी नॉइज प्रोड्यूस नहीं करता जितना ये प्रोड्यूस करता है. तो इट इज आल्सो फ्रॉम दैट कंपैरिजन ओनली. तो एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इजीली कंपैरिजन से भी खुद के प्रिपेयर कर सकते हो अगर आपको ये सारे पॉइंट याद नहीं रहे हो. लास्ट बट नॉट लीस्ट, के ऐसे लोकेशन जहां पे डीजल ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ फ्यूल लैकिंग की बात की है ना, तो फ्यूल में याद रखो सिर्फ डीजल नहीं बट बायोडीजल, वेजिटेबल ऑयल, जो भी रिप्लेसमेंट आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, फर्नेस ऑयल एक्सेट्रा, कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वहां पर इसको ऑपरेट करना ऑब्वियसली बेवकूफी की काम है, क्योंकि इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे आप सेट करोगे तो बहुत कॉस्टली होगी. इसका एक मेन फायदा क्या था कि फ्यूल हैंडलिंग मिनिमम थी, बट अगर आपको फ्यूल बाहर से एक्वायर करना पड़े तो उसकी हैंडलिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जो इसकी जो मेन वन एडवांटेज था उसको ही खत्म कर देगा. So no point setting up a diesel power plant where diesel itself is not available, right? So I hope आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके अच्छे से दिमाग में बात बैठ गई हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन, ये हर पावर प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इजीली 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है. सो आई होप आपने अपनी एग्जाम के लिए अच्छे से इस टॉपिक को याद किया हो. अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार आए हो. थैंक यू. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.